नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, जहां हमने सोमवार से ये सीरीज शुरू की, जहां पोस्ट बजट एनालिसिस लगातार हम करते जा रहे हैं। तो तीसरे कार्यकाल का सरकार का जो पहला बजट था वो 1 फरवरी को वित्त मंत्री साहिबा ने पेश किया। ये बजट 2025-26 के लिए माना गया और इसके लिए लोगों में उत्सुकता हमेशा ये रहती है कि भाई इस बार बजट में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि आपको अपनी जेब कहाँ कम ढीली करनी पड़ेगी, यानी कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली हैं। वित्त मंत्री साहिबा ने बजट भाषण में इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी निर्माण के साथ साथ इन कैपिटल गुड्स को अगर हम देखें और मोबाइल फ़ोन के बैटरी निर्माण के लिए कई छूट देने का प्रस्ताव किया है। और इस पहल के तहत लिथियम आयन बैटरी के जो घरेलू निर्माता हैं उन्हें बढ़ावा मिलेगा। मोबाइल बैटरी प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं जो उसकी लागत है वो घटेगी। उसका सीधा लाभ किसको मिलने वाला है? आप सभी कंज्यूमर्स को, क्योंकि जो नए स्मार्टफोन्स हैं जो आजकल सभी की ज़रूरत है, उनकी कीमतें अब कम होंगी। और इसी पर है आज हमारा इकोनॉमी टुडे। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की प्रमुख आर्थिक सुर्खियां क्या हैं, इस वक्त डालते हैं नजर। बुलंदी पर भारत का मोबाइल बाजार। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा, मेक इन इंडिया से भारत बनेगा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत आए ओपन एआई के प्रमुख सैम ऑल्टमैन बोले, इंडिया हमारा दूसरा सबसे बड़ा मार्केट। कहा, भारत पिछले 1 साल के दौरान 3 गुना बढ़ा चुका है अपने ओपन एआई के यूजर्स। वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को दी सलाह। कहा, सरकारी डेटा और दस्तावेज के लिए खतरा है चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई टूल्स। और बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 127 अंक की तेजी के साथ 78,400 के करीब, निफ्टी 34 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 23,730 पर। तो जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा है कि भारत बहुत बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है और ये कैसे मुमकिन होगा, यही हम जानेंगे आज की इस खास फोकस के जरिए। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले दशक में, यानी पिछले 10 सालों में भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जो पूरा क्षेत्र है उसमें आमूल चूल परिवर्तन हुए हैं, बदलाव हुए हैं। उसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर साझा की। अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि 2014 में सिर्फ 2 मोबाइल की निर्माण इकाइयाँ थीं, जो अब 300 से ज़्यादा हो गई हैं। मोबाइल फ़ोन निर्माण का मूल्य 2014 में 18,900 करोड़ रुपए था, जो 2024 में 4,22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। और भारत में अब 1,29,000 करोड़ रुपए के अधिक मोबाइल फ़ोन जो हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और अब इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट और डायरेक्टली हम करीबन अच्छी खासी जो नौकरियां हैं वो उस मोर्चे पर पेश कर रहे हैं। और मेक इन इंडिया के तहत भारत में कई मोबाइल जो घटक यानी कि सब पार्ट्स हैं और उनकी उप असेंबली, यानी जब उसकी असेंबलिंग होती है, हम उसका निर्माण भी कर रहे हैं। यानी पहले क्या होता था कि आप प्रोडक्शन करते थे लेकिन असेंबलिंग के लिए आपको किसी और देश से इंपोर्ट करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है और इसीलिए सरकार सेमीकंडक्टर और उसके साथ चिप निर्माण पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसी वजह से यहाँ आत्मनिर्भरता और उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे रोजगार के अच्छे अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री का विजन भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है और ये विजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप मान के चलिए कि भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में वृद्धि हो रही है और ये एक आर्थिक प्रगति का बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग या हम कहें इम्पॉर्टेंट सूचक है। तो मोबाइल, जिसको पहले एक स्टेटस सिंबल माना जाता था, 1990s का मुझे वो दौर याद है, बड़ा सा मोबाइल फ़ोन और उस पर किस तरह से उसके पार्ट्स को असेंबल करना भारत के लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अब आज हर वर्ग की ज़रूरत मोबाइल है और ऐसे में बजट 2025-26 में मोबाइल जो कंपोनेंट्स हैं उनकी ड्यूटी की कटौती की गई है। ये प्रावधान है, ये प्रस्ताव किया गया बजट में और अब इसी वजह से मोबाइल फ़ोन्स सस्ते होंगे। इसका सीधा फ़ायदा हम सभी कंज्यूमर्स को पहुंचेगा, क्योंकि फ़ोन आज वक्त की ज़रूरत बन चुका है।
दरअसल सरकार देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है, इसीलिए जो उसके सब कंपोनेंट्स हैं उस पर कस्टम ड्यूटी में कमी से जो डोमेस्टिक लेवल है वहाँ पर स्मार्टफोन्स की प्रोडक्शन में इजाफा होगा। इसी का जिक्र आर्थिक सर्वे में सीए जो साहब है उन्होंने भी कहा था कि भाई डोमेस्टिक फ्रंट पर मैन्युफैक्चरिंग को आपको बढ़ाना ही होगा, चाहे डीरेगुलेशन का सहारा लिया जाए, जिसकी वजह से मोबाइल प्रोडक्शन की जो कीमतें हैं उसमें कमी आएगी। अब भाई जब वो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, भारत में स्मार्टफोन बनने लगेंगे ज़्यादा मात्रा में, तो उसका सीधा फ़ायदा कंज्यूमर्स को होगा। वीडियो वॉल के ज़रिए आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ते कैसे होंगे। तो कुछ मोबाइल पार्ट्स पे आप देखिए उन पर कस्टम ड्यूटी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं मोबाइल के जो उसको यूजेबल बनाते हैं, अगर उस पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दी जाएगी तो उनका बनना सस्ता होगा। कस्टम ड्यूटी कम होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम होगी। भाई आप एक सामान बना रहे हैं, उस सामान में लगने वाले पार्ट्स जो हैं अगर वो उन पर कस्टम ड्यूटी यानी शुल्क कम होगा तो आप ये समझिए कि उनको बनाना आसान होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सस्ती हो जाएगी। यानी अगर आप आइसक्रीम का फैक्ट्री खोलते हैं तो आपके पास जो चीनी है, सॉल्यूशंस हैं, आपकी आइसक्रीम स्टिक्स है, अगर वो सभी आप यही बना रहे हैं तो आप जाहिर सी तौर पे आप उसे सस्ता बेचेंगे। इसका फ़ायदा सीधा कंज्यूमर्स को होने वाला है, क्योंकि अपनी कॉस्ट को जोड़ने के बाद जब वो आप तक स्मार्टफोन्स पहुंचते हैं तो उनका रेट हाई हो जाता है। लेकिन अगर आपका कॉस्ट डोमेस्टिक लेवल पर ही इफेक्टिव होगा तो सस्ते होंगे, स्मार्टफोन्स की कीमतें घट जाएंगी। आजकल आप ये समझिए कि स्मार्टफोन हर किसी की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर मेल करना चाहते हैं, आप गूगल पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो सबके आपके पास एक छोटे से स्मार्टफोन के तौर पर उपलब्ध रहता है। अब पहले क्या था कि मोबाइल के जो घटक थे, घटक यानी उनके सब पार्ट्स, उस पर 2.5% की ड्यूटी लगती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया। ऐसे ही LCD LED TV, ये जो ओपन सेल्स और कंपोनेंट्स हैं, उनसे भी ये ड्यूटी हटा ली गई। मतलब उसको असेंबल करने के लिए जो तमाम पार्ट्स की ज़रूरत होती है उससे भी ये ड्यूटी हटाई गई। अब इससे क्या होगा, आपके घर में इडियट बॉक्स यानी कि LCD और LED ज़्यादा मात्रा में जो लोग लगाना चाहते हैं या फिर वो अफोर्ड करना चाहते हैं, इसको अफोर्डेबल बनाया गया। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं। जो लिथियम बैटरी है, जो कि हम निर्माण को यहाँ घर पर कर रहे हैं, डोमेस्टिक फ्रंट पर करें, तो लिथियम बैटरी सस्ती होंगी, जिससे आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कॉस्ट कम हो जाएगा। और इसी कॉस्ट को हम कम करने की बात करें तो लिथियम बैटरीज सस्ती होंगी और कंज्यूमर नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपग्रेड करेगा। भाई आप समझिए, जो फ़ोन आप 1995 या 2000 में यूज़ करते थे वो अब नहीं, आप उसको लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। और ये अपग्रेडेशन कैसे हेल्प करेगा, जो आपका लोकल प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रांड है उनका टारगेट ऑडियंस बढ़ेगा, उनके मार्केट का विस्तारीकरण होगा। और ये जो ज़्यादा ब्रांड्स जब मार्केट में आएंगे तो प्रतिस्पर्धा होगी। भाई मान लीजिए एक ए ब्रांड बी ब्रांड से ज़्यादा कम कीमत में आपको अगर स्मार्टफोन देगा तो आप ए ब्रांड के पास जाएंगे। ये जो कंपटीशन है ये कंज्यूमर्स के लिए फ़ायदेमंद है। और क्योंकि हमने बैटरीज का जिक्र किया तो इलेक्ट्रिकल वाहन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल चिप कंपोनेंट्स जो होते हैं या मॉड्यूल्स जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रिक वाहनों में लगते हैं। तो भाई इन छोटे छोटे सब पार्ट्स पर अगर ड्यूटी हटाई गई है, इसका फ़ायदा इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपोनेंट को। अब इसका बड़ा परोक्ष हम देखते हैं कि क्या फ़ायदा आर्थिक प्रगति में होने वाला है। मेक इन इंडिया की पहल को बढ़ावा मिलेगा, यानी अब आप कोई भी कंपोनेंट जो आपके पास है फुल्ली फ्लेज्ड खुद से बना हुआ, उससे ये सभी पार्ट्स क्योंकि यहाँ बन रहे हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा। नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर को भी इससे लाभ मिलेगा। यानी ये मल्टीप्लाइंग इफेक्ट्स हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। और ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को मदद मिलेगी, वो मदद जिसकी सालों से दरकार थी इस पूरी इंडस्ट्री को। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में अगर आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो टेक्नोलॉजी से आप और करीब जाते हैं। और बहुत सी ऐसी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं जो इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो कैसे ये सब जब सस्ता होगा, ये इस पूरे सेक्टर को बढ़ावा देगा, इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे करा दें। पंकज मोहिंद्रू साहब, अध्यक्ष इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंकज जी इस खास शो पर।
पहला सवाल मेरा यहाँ पर यही है, क्योंकि हम लगातार ये मानते हैं कि आज सबके पास भले ही स्मार्ट होने के और विकल्प मौजूद हो ना हो, स्मार्टफोन सभी के पास है। ऐसे में जिस तरह से अब सब कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क को घटाया गया है, कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं मोबाइल प्रोडक्शन के क्षेत्र में इस बजट प्रस्ताव को? अर्चना जी, आपने बहुत ही अच्छा एनालिसिस दिया है। मैं सुन रहा था 9:30 से। इट्स अ वेरी गुड एनालिसिस। आई एम वेरी प्लीज्ड दैट यू हैव गिवन अ 360 एनालिसिस। उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि अब ये डोमेस्टिक मार्केट की बात नहीं रही है, क्योंकि जो विजन दी गई है इंडस्ट्री को वो है कि वी हैव टू बी द यू नो वेरी लार्ज मार्केट शेयर ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। तो जब जो जो आपने एनालिसिस दिया कि कंपेटिटिवनेस डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए है, तो जब आप अपने देश में कंपेटिटिव हो जाते हैं तो आप जाहिर है कि आप ग्लोबली भी कंपेटिटिव हो जाते हैं। तो इसीलिए इस साल हम मोबाइल का जो एक्सपोर्ट होगा वो कोई 1,80,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो जाएगा। एंड आई थिंक बाय द नेक्स्ट ईयर हम 2.5 लाख करोड़ को क्रॉस करेंगे। तो नियरली आप देखिए डोमेस्टिक मार्केट इस वक्त है 3-3.5 लाख करोड़ की। ये बहुत बड़ी मार्केट है। जैसे आपने बताया कि लोग मोबाइल फोन ओन करना चाहते हैं, उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इकोसिस्टम है वो बहुत अमेजिंग है। हमारे डेटा रेट्स बहुत कम रेट पे हैं और एक्सट्रीमली अफोर्डेबल है। तो ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो कि किसी के जेब को चुभता नहीं, और उससे जो वैल्यू मिल रही है कंज्यूमर्स को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू मिल रही है अपनी एंटरप्राइज में या बिजनेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में। इसलिए ये एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट, इंडिया का जो मार्केट है वो एज अ परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल मार्केट ऑलमोस्ट 7-8% के आसपास है, जो कि बहुत ही मेजर नंबर है। अब बात आई कंपेटिटिवनेस की और इंपोर्ट ड्यूटीज की। ये एक बहुत ही केयरफुली कैलिब्रेटेड स्ट्रक्चर है। पहले जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी, जो आपने बताया जैसे 2014 में, तो उसके थोड़े देर के बाद इनफैक्ट हमने ड्यूटीज लगाई थी इंडिया में ताकि एक डोमेस्टिक मार्केट बढ़ जाए, और बहुत सोच समझ के लगाई थी कि बोझ ना पड़े कंज्यूमर पे, तो डोमेस्टिक मार्केट भी बढ़ती रहे। अब ये सिचुएशन है कि जैसे मैंने कहा कि अब फोकस टोटल ग्लोबल मार्केट पे है। अब हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट। वी वांट टू बी अ मेजर प्लेयर इन द वर्ल्ड इन नॉट ओनली मोबाइल फोन्स बट ऑल अदर इलेक्ट्रॉनिक्स। मोबाइल में जो एड हो रहा है वो ये है कि स्केल इतना बड़ा हो गया जी। है। 4.5 लाख करोड़ के आसपास हमने किया लास्ट ईयर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये स्केल भी कंपेटिटिवनेस को सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज स्केल से ही कंपेटिटिवनेस आती है। तो जैसे सारे जो नेक्स्ट लेवल असेंबलीज हैं, चार्जर है, बैटरी पैक्स हैं, हेडसेट्स हैं, इनकी बॉडी मैकेनिक्स हैं, और वाइब्रेटर मोटर है, कैमरा मॉड्यूल है, डिस्प्ले असेंबली है, और ये सब अब इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग पंकज हो जी, रही इसको है। आप इस तरह से कैसे देखते हैं कि जब हम जॉब क्रिएशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने कहा था कि आपको कई फ्रंट्स पर लोकल जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना होगा, उस लिहाज से खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जिसमें हम लगातार उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं, उस लिहाज से कैसे आगे बढ़ते हुए आप देखते हैं अगले आने वाले 5 सालों में? देखिए, अभी भी आप देखिए 12 लाख के ऊपर जॉब्स क्रिएट हुई हैं पिछले 5-6 साल में, जी। जो ये इतना बड़ा ग्रोथ हुआ है। और मोबाइल फ़ोन को हमने अब डबल करना है मैन्युफैक्चरिंग को, क्योंकि वो स्केल बहुत बड़ा हो गया है और देयर इज़ अ लिमिटेशन। बट बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स को जो अभी इंपोर्ट पे निर्भर हैं, उनको हमने अब यहाँ पे असेंबलिंग और फिर सारी सप्लाई चेन डेवलपमेंट, और आपने देखा फाउंडेशनल इंडस्ट्रीज बन रही हैं अब, सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले, सेल्स के बारे में आपने बताया।
जो सेल इंडस्ट्री यहाँ पे शुरू हो रही है, पीसीबी इंडस्ट्री यहाँ पे शुरू हो रही है। हालांकि ये जो हाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, इनसे एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं बढ़ती है, बट जो असेंबली और जो सब असेंबलीज हैं और जो नेक्स्ट लेवल कंपोनेंट है, उसमें बहुत इंटेंस एम्प्लॉयमेंट होती है। दिस इज एक्सट्रीमली हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर। तो जो प्रधानमंत्री जी ने और मंत्री जी ने विजन दी है 500 बिलियन की, उसमें हमें लगता है कि ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, पर्टिकुलरली मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें 2 करोड़ से ऊपर जॉब्स क्रिएट होंगी। इट विल बी द लीडिंग जॉब क्रिएटर इन द कंट्री। इट इज ऑलरेडी अ वेरी हाई जॉब क्रिएटर। आज भी ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड, जहाँ पे 40,000 लोग, 50,000 लोग एक छत के नीचे काम करते हैं। इंडिया ने ऐसा स्केल आज तक कभी नहीं देखा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये एक फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एस्टेब्लिश हो बिल्कुल, गई है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और को अब एस्टैब्लिश करते करते हम रिसर्च और डेवलपमेंट में इस पूरे सेक्टर में आगे कैसे बढ़ेंगे, इस पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे पंकज जी। लेकिन वक्त एक थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा रहेगी जारी। आप जुड़ रहिए हमारे इस खास शो के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद हम सभी का स्वागत है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से हम कैसे लगातार आगे बढ़ते आ रहे हैं और इसमें लगातार प्रगति हो रही है, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। बजट में जो प्रस्ताव इस पूरे सेक्टर से जुड़े हुए किए गए हैं। पंकज जी, क्योंकि आप किसी भी यूनिट की जब बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। R&D को और सुदृढ़ बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से कैसे काम करना ज़रूरी है, ताकि जिस हम कह सकते हैं सकारात्मक आंकड़ों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें और भी ज़्यादा इजाफा हो। देखिए, R&D एक ब्रॉड ब्रश सब्जेक्ट है। हमें जो हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट की, और एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत इस उसमें क्या है कि जो एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो अब भारत में शुरू हो रहा है। इस साल न्यू प्रोडक्ट्स जो इंट्रोडक्शन है वो इंडिया में प्रोडक्ट डिज़ाइन होंगे, और जब ये एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है, जिसे हम कहते हैं ODMs, एक तो EMS कंपनी होती है और एक डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है और एक अलग डिज़ाइन कंपनीज होती है। अब उनका इजाफा हो रहा है, और ये ये क्यों होना शुरू हुआ है? क्योंकि अब ये स्केल बहुत है। जैसे कहते हैं ना, अगर आप गुड़ आ जाता है तो मक्खियां भी आ जाती हैं। जब स्केल हो जाता है तो सब चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं, और मोबाइल फ़ोन का स्केल अब एक ड्राइविंग फोर्स बन गया है फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स। आपको एक ग्रीन फील्ड काम करने में और एक स्केल के बाद काम करने में एक बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन, उसके बाद सारा कंपोनेंट के जो R&D है, और देन जो कोर R&D है जो कि सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट डिज़ाइन, उस पे अब बहुत ज़ोरों से काम शुरू हो रहा है। सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट डिज़ाइन से हमारे पास काबिलियत भी है, और हम दुनिया के लिए सेमीकंडक्टर डिज़ाइन करते हैं, और अब हम दुनिया के लिए अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे, अपने सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे। तो इससे जो वैल्यू एडिशन कंट्री में है, और मैं बार बार ये स्ट्रेस करूंगा कि ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं है। हम दुनिया के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सिर्फ भारत के लिए नहीं बना रहे हैं, दुनिया के लिए प्रोडक्ट्स बनाए रहे हैं और बनाएंगे।
क्योंकि जो स्केल है वो दुनिया का स्केल भारत के स्केल से तो जाहिर है बड़ा ही होगा। तो ये जो माइंडसेट अब हमारे एंटरप्रेन्योर्स में, कंपनीज में एक माइंड में आ गया है कि हमने अब दुनिया के लिए प्रोडक्ट्स बनाने हैं, डिजाइन करने हैं, R&D करनी है, उससे एक जो पंकज जी, क्योंकि हम चेंज ऑफ माइंडसेट हो रहा है। हम जिस मार्केट का जिक्र कर रहे हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स को अब मौका मिलेगा, क्योंकि आपका कॉस्ट जो प्रोडक्शन का है वो कम होता है, ऐसे में कंपटीशन लाजमी है कि वो बढ़ेगा। इस तरह से ज़्यादा ब्रांड्स का आना, कंपटीशन बढ़ना, इस कॉस्ट इफेक्टिवनेस को कितना फ्यूल इन करेगा? ये एक बहुत इंटेंसली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन है एक लो मार्जिन और हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। अभी सबसे पहले जो था कि GVCs जो हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन्स, वो यहाँ पे अपना फुटप्रिंट इस्टेब्लिश करें, क्योंकि उनसे स्केल आता है, बहुत बड़ा स्केल आता है। और उसके बाद इंडियन चैंपियन कंपनीज को डेवलप करना, इंडियन चैंपियन कंपनीज जो पूरे सप्लाई चेन में, ब्रांड्स भी और EMS कंपनीज भी, ODMs भी और सप्लाई चेन कंपनीज भी, ये सब एक कंपेटिटिव इकोसिस्टम बन रहा है जो बनता जा रहा है। इंडियन ब्रांड्स ना केवल भारत में एक मेजर शेयर लें बल्कि सारे दुनिया में ये चाहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इस वक्त ऑब्जेक्टिव है और उस पर काम हो रहा है। और अब देखिए अगले 1, 2, 3 साल में आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। बिल्कुल, और ये रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये तमाम जो प्रस्ताव हैं वो बजट में किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप इस शो पर आए, आपने इतने मीनिंगफुल इंसाइट्स इस मंच के साथ साझा किए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में लगातार किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये एक सकारात्मक इंडिकेटर है, सूचक है आर्थिक प्रगति के लिए। और ऐसे ही एक सूचक का जिक्र हम लगातार इस शो में भी कर रहे हैं, वो ये है कि बजट में कैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रिकॉर्ड खर्च का प्रस्ताव रखा गया। इसमें केंद्र सरकार ने जो पूंजीगत खर्च है यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके लिए सीधे तौर पर 11,21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार की इसी प्रतिबद्धता के चलते अगले वित्त वर्ष में भी जबरदस्त गति से इंफ्रा निर्माण का रास्ता साफ है। देखिए इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। एनडीए सरकार के 10 साल से ज्यादा के कार्यकाल में नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर खासा जोर देखने को मिला है। इसके लिए सरकार साल दर साल बजट में पूंजीगत खर्च के नए रिकॉर्ड बना रही है। इसी कड़ी में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में भी पूंजीगत खर्च के लिए 11,21,000 करोड़ रुपए से भी अधिक प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है। भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए पूंजीगत खर्च के 2 बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। एक तरफ जहां इस पैसे से बनने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले कई दशकों तक देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाता है, वहीं दूसरी तरफ व्यापक स्तर पर होने वाले पूंजीगत खर्च से अर्थव्यवस्था को नई गति मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कुछ वर्षों में पूंजीगत खर्च में हुई इस क्रांतिकारी बढ़ोतरी को देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि के लिए फोर्स मल्टीप्लायर बताया है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। केंद्र सरकार के आम बजट में घोषित किए गए 11 लाख करोड़ रुपए से अलग पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए करीब 4.3 लाख करोड़ रुपए की सहायता अनुदान का भी अनुमान है। इस तरह अगले वित्त वर्ष में पूंजीगत व्यय के रूप में करीब 15,50,000 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। तो इसमें जॉब क्रिएशन के सबसे ज्यादा हाई पोटेंशियल्स भी होते हैं। आज हम देखते हैं हमारे रियल सेक्टर भी काफी अच्छा डेवलप कर रहा है, वो भी उसी के साथ कनेक्टेड है। सीमेंट की इंडस्ट्री उसके साथ कनेक्टेड है, स्टील की इंडस्ट्री उसके साथ कनेक्टेड है। तो कुल मिलाकर एक चहुमुखा विकास मेरे को लग रहा है कि कैपेक्स में जो आज सरकार ने घोषणा की है बजट के जरिए, उसका बहुत अच्छा अनुकूल प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के
विकास के लिए पूंजीगत खर्च में कोविड के समय से ही बड़ा उछाल देखने को मिला है। पिछले 4 साल में ही पूंजीगत खर्च 2 गुने के करीब पहुंच चुका है। लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था में आई मंदी से निपटने के लिए सरकार ने 2021-22 के बजट में करीब 6 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च की घोषणा की थी। वहीं अन्य सहायता अनुदान को मिलाकर उस वर्ष इंफ्रा निर्माण पर कुल 8.4 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर 10.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। 2023-24 में एक और बड़े उछाल के साथ पूंजीगत खर्च करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में पूंजीगत खर्च 13,20,000 करोड़ रुपए के पार होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगर इसमें राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य अनुदानों के तहत होने वाले खर्च को भी जोड़ लिया जाए तो बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जिसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है, जिसे हम बोलते हैं ग्रांट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। यदि आप ये दोनों मिला लें तो लगभग 15.5 लाख करोड़ का प्रावधान इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। इसके अतिरिक्त जो केंद्र के एजेंसी होते हैं, PSUs होते हैं, जो उसके निगम होते हैं, वो भी अपना लगभग 3.5-4 लाख करोड़ का अतिरिक्त कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। तो टोटल मिला के लगभग 25,60,000 करोड़ का प्रावधान इस बार किया गया है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में राज्यों को मिलेगा। और ये इस साल के जो आरी का प्रावधान है, जो पुनरीक्षित अनुमान का प्रावधान इस साल का है, उससे लगभग 11% अधिक है। और इकोनॉमी टुडे में आज के लिए बस इतना ही। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी पोस्ट बजट एनालिसिस के साथ एक नए सेक्टर को लेते हुए। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।